नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नों का। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? दोस्तों, बतानी है कि सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो क्या थी? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, गेहूं और जौ। जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे, यानी कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो आप लोग याद रखेंगे गेहूं और जौ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, WHO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, बतानी है कि WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। आप सभी को दोस्तों बता दें कि WHO की जो दोस्तों मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। आप लोग याद रखेंगे WHO के मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 7 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गायनेकोलॉजिस्ट का संबंध किससे है? बतानिए दोस्तों कि गायनेकोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, गायनेकोलॉजिस्ट महिलाओं के डॉक्टर को कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे गायनेकोलॉजिस्ट किन्हें कहा जाता है? तो महिलाओं के डॉक्टर को, यानी कि दोस्तों जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, बतानी है कि जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, जूडो। जी हाँ दोस्तों, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, जूडो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि कबड्डी खेल के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, अर्थात किस देश से कबड्डी खेल की शुरुआत हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, भारत से। जी हाँ दोस्तों, कबड्डी खेल के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे भारत को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शतरंज खेल के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? अब बात हो रही है दोस्तों कि शतरंज खेल के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। जी हाँ दोस्तों, शतरंज खेल के जन्मदाता भी भारत देश को ही कहा जाता है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? दोस्तों, बतानी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है, जो ट्रेन चलती है, उसका क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, समझौता एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे समझौता एक्सप्रेस, जो दोस्तों नई दिल्ली से इस्लामाबाद के बीच चलती है। आप लोग याद रखेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बीच चलती है। क्या नाम है? समझौता एक्सप्रेस। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों, बतानी है कि धनराज पिल्लै का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, हॉकी से। जी हाँ दोस्तों, धनराज पिल्लै का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, हॉकी से। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों कि मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे
ऑप्शन सी गोवा में। जी हाँ दोस्तों, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे गोवा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा होगा? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। जी हाँ दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, आप लोग याद रखेंगे किस देश में है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे रूस में है दोस्तों। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे रूस में है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इसकी कुल लंबाई है, आप लोग याद रखेंगे 9,289 किलोमीटर। ये भी आप लोग याद रखेंगे कुल लंबाई कितनी है? तो 9,289 किलोमीटर, जो रूस देश में है। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो दोस्तों मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक है। कहाँ तक है? मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक। आप लोग याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? दोस्तों अब बात हो रही है कि विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गॉटहार्ड बेस टनल। जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। आप लोग याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों, स्विट्जरलैंड देश में है विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग, जिसका नाम है गॉटहार्ड बेस टनल। आप सभी को दोस्तों बता दें इसकी कुल लंबाई है 57 किलोमीटर। ये भी आप लोग याद रखेंगे गॉटहार्ड बेस टनल की कुल लंबाई कितनी है? 57 किलोमीटर। किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों बतानी है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी 108 है। जी हाँ दोस्तों, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी 108। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का मुखिया किसे माना जाता है? दोस्तों बतानी है कि सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सूर्य को। जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, सूर्य को कहा जाता है या माना जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों बतानी है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? बतानी है दोस्तों कि किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। आप लोग याद रखेंगे कुल सीट हैं दोस्तों 80। ये भी आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप लोग याद रखेंगे कुल 80 सीटें हैं दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान। ऑप्शन ए, 42वें संशोधन को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? दोस्तों बतानी है कि किस मौलिक अधिकार को, किस फंडामेंटल राइट को 44वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया दोस्तों? हटा दिया गया। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे संपत्ति का अधिकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों बतानी है कि जो दलदली भूमि होती है उस भूमि से कौन सी गैस निकलती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए मीथेन गैस निकलती है। जी हाँ दोस्तों, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो आप लोग याद रखेंगे मीथेन गैस निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस आग को जलने में मदद करती है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सी गैस आग को जलने में मदद करती है या आग को बढ़ने में मदद करती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन गैस आग को जलने में क्या करती है? मदद करती है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी ऑक्सीजन हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? दोस्तों बतानी है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6 माह के लिए लागू रहता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी 6 माह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निकोटीन। जी हाँ दोस्तों, तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे निकोटीन पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों बतानी है कि वायुयान के टायरों में यानी कि दोस्तों एरोप्लेन के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? दोस्तों बतानी है कि किसी भी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार जो दोस्तों 1961 ईस्वी से शुरू हुआ था, बतानी है कि किससे संबंधित है? दोस्तों बतानी है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। बतानी है कि यह पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खेल से। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो आप लोग याद रखेंगे खेल से है दोस्तों। खेल में जो अपना उत्कृष्ट योगदान देते हैं उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए खेल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के बीचों बीच बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि पृथ्वी के बीचों बीच जो बांटती है दोस्तों उस काल्पनिक रेखा का क्या नाम है, क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी भूमध्य रेखा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे पृथ्वी के बीचों बीच बांटने वाली यह काल्पनिक रेखा है। ऑप्शन बी भूमध्य रेखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी भूपेन हजारिका सेतु। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे भूपेन हजारिका सेतु, जो असम राज्य में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है भूपेन हजारिका सेतु। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो
तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रश्न वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ले करके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।